हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और यदि आपने मेजर पेपर, माइनर पेपर या फिर एमडीसी पेपर, इस तीनों में से किसी भी पेपर में ज्योग्राफी बोले तो भूगोल सब्जेक्ट का चयन किया है तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोगों की एग्जामिनेशंस अब स्टार्ट होने वाली है। अब आपको वही चीजें पढ़ना है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो। वैसे तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में उतनी सारी चीजें आती कहाँ हैं। बहुत ही कम चीजें, बहुत ही लिमिटेड चीजें आती है। तो इसके लिए आप तैयारी कैसे करोगे, तो आपको हमारे इस चैनल पर एक अलग अलग प्रकार की सीरीज देखने को मिलेगी। जैसे कि ऑब्जेक्टिव की एक अलग सीरीज, जहां पर आपको मैं कई सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, फिर बात करें तो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, अलग अलग सीरीज आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूं। और देखिए, आज की क्लास में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पर चर्चा करते हैं। आज की क्लास में 5 ऐसे प्रश्नों की चर्चा करेंगे जहां से आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस तो पक्का छपने हैं। इस बात को ध्यान रखिए। तो आइए हम लोग बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे, अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार आप लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि एग्जाम का टाइम नजदीक आ चुका है, सारे बच्चे अच्छे से तैयारी कर सके। और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के इस पहले क्लास में, बारी बारी से प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो आपको तैयार करना है, सबसे पहला प्रश्न क्या कहता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के एग्जामिनेशन में ये पूछी जा सकती है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेन जो कि एक भाई साहब क्या है, तो यह भूगोलवेत्ता है। इनके द्वारा जलवायु को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। कोपेन जो कि एक भूगोलवेत्ता है, उनके द्वारा जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है। तो मौलिक रूप से हम बात करें तो कोपेन ने विश्व की जलवायु को कितने भागों में बांटा प्यारे बच्चे? 5 भागों में। कितने भागों में बांटा कोपेन? 5 भाग में। याद रख सकते हैं तो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए वो कौन कौन सा भाग है। तो सबसे पहले इन्होंने जलवायु को बांटा उष्णार्द्र जलवायु में, फिर इन्होंने बांटा शुष्क जलवायु में। इसके बाद बात करेंगे तो तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन था वह था मध्य अक्षांशों की आर्द्र समताप जलवायु। और चौथा क्लासिफिकेशन क्या है, तो मध्य अक्षांश में शीतल आर्द्र जलवायु। और आखिरी में इन्होंने जो जलवायु को बांटा हुआ ध्रुवीय जलवायु है। तो ये 5 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया है? कोपेन के द्वारा किया गया है जलवायु का। ठीक है, अब देखो यहां पर हम जो समझेंगे, बारी बारी से इन सभी पार्ट्सों को, सभी क्लासिफिकेशन को समझने का प्रयास करेंगे। तो कोपेन की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहला जो जलवायु का क्लासिफिकेशन किया उष्णार्द्र जलवायु में। तो देखो इसके अंतर्गत इन्होंने क्या बताया, यह एक प्रकार का वैसा जलवायु है, यह वैसे क्षेत्रों में यह जलवायु पाया जाता है जहां पर काफी अधिक मात्रा में बारिश देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? जहां पर काफी अधिक बारिश देखने को मिलती है, वहां की जलवायु को उष्णार्द्र जलवायु कहा। किसने? कोपेन ने कहा। परंतु एक बात का ध्यान रखिएगा, देखो वैसे तो जहां बारिश ज्यादा होगी तो शीतलता ज्यादा होगा, ठंडी ज्यादा होगी, लेकिन यह वैसा क्षेत्र है जहां पर बारिश की अधिकता तो होती है, लेकिन शीत ऋतु में यहां पर बिल्कुल भी बारिश देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी ऐसी जगहें आपको देखने को मिलती है जहां जाड़े के समय में भी क्या होता है, बारिश हो जाती है। लेकिन वैसे क्षेत्र जहां पर बारिश तो अधिक मात्रा में होगी लेकिन शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, वैसे क्षेत्रों की जलवायु को हम लोग उष्णार्द्र जलवायु कहते हैं। और यह जो क्षेत्र है, यहां पर जो है सबसे अधिक ठंडा का जो महीना होता है ना, वहां भी तापमान कितना होता है पता है? 64 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर, है ना, 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर के तापमान होते हैं जहां उष्णार्द्र जलवायु होती है। किसके द्वारा बताया गया? कोपेन साहब के द्वारा बताया गया। आगे बात करते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन जो इन्होंने करा। दूसरा क्लासिफिकेशन है शुष्क जलवायु। क्या है प्यारे बच्चे? शुष्क जलवायु, ड्राई क्लाइमेट। अब अगर बात करें शुष्क जलवायु की तो यहां पर जनरली नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, शुष्क मतलब सूखा। शुष्क मतलब क्या प्यारे बच्चे? सूखा, है ना। तो देखिए यहां वैसा क्षेत्र जहां पर वर्षा जो है क्या होता है, वर्षा से अधिक वाष्पीकरण देखने को मिलती है ना। वर्षा से क्या देखने को मिलती है? अधिक वाष्पीकरण देखने को मिलती है। वहां क्या होता है भाई साहब, तो वहां जो है उसको हम लोग, वहां के जलवायु को शुष्क जलवायु कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र
जो कि शीत ऋतु के अंतर्गत नहीं आता है। किसके अंतर्गत नहीं आता है? यहाँ शीत ऋतुएं देखने को नहीं मिलती है जहां जलवायु शुष्क होती है। समझ में आई बात? चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो पॉइंट्स निकल कर आता है वह अगला पॉइंट्स है मध्य अक्षांशों की आर्द्र समताप जलवायु। प्यारे बच्चे देखो, मध्य अक्षांश, अक्षांशीय रेखाओं के मध्य जो आर्द्र समताप जलवायु है, वैसे क्षेत्र जहां पर क्या देखने को मिलता है, तो ठंडे महीने का जो तापमान होता है 64 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 26.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच देखने को मिलता है ना। वैसे क्षेत्र क्या कहलाते हैं? तो वह मध्य अक्षांश की आर्द्र समताप जलवायु वाली क्षेत्र कहलाती है। ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, तो गर्मी के महीना में जो औसतन तापमान होता है लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है, और ऐसे भागों में वर्षा जो है आपको सालों भर देखने को मिलती है। समझ में आ रही है बात? तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा जो कि कोपेन के द्वारा जलवायु का क्लासिफिकेशन किया गया है। जब आगे बात करते हैं चौथा पॉइंट का, तो देखो चौथा पॉइंट है मध्य अक्षांशों में शीतल आर्द्र जलवायु। अब मध्य अक्षांश में यहां पर था समताप जलवायु, यहां पर है प्यारे बच्चे क्या? शीतल आर्द्र जलवायु। देखो यह एक वैसा क्षेत्र होता है जहां पर क्या है भाई साहब, तो जहां पर अधिकतम ठंडी महीने का जो तापमान होता है, ठंडी महीने में यहां पर 26.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे टेम्परेचर होता है। अब यहां पर नीचे टेम्परेचर है तो स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर क्या देखने को मिलेगी? शीतलता, आर्द्रता ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। और यहां पर गर्मी महीने में जो तापमान होता है वह 60 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर होता है। मतलब एक ऐसा क्षेत्र आप कह सकते हो जहां पर ठीक ठाक ठंडी भी पड़ती है। ठीक ठाक क्या होता है प्यारे बच्चे? ठंडी भी देखने को मिलती है, और यहाँ पर ठीक ठाक गर्मी के महीना में आपको गर्मी भी देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चे? तो इस तरह की जो जलवायु क्षेत्र है, वैसे जलवायु क्षेत्रों को मध्य अक्षांश में शीतल आर्द्र जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। और एक आखिरी में जो कि इनके द्वारा क्लासिफिकेशन किया गया वह था ध्रुवीय जलवायु। क्या था प्यारे बच्चे? ध्रुवीय जलवायु की जब बात करते हैं, सेंटर पोल क्लाइमेट, ठीक है। इस ऋतु में क्या, यहां पर क्या होता है ऐसे क्षेत्रों में, तो इसमें कोई भी ऋतु जो है गर्म देखने को नहीं मिलती है। मतलब हर एक ऋतुएं आपको सामान्य अवस्था में देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? हर एक ऋतुएं, जैसे कि ठंडी हो जाता है, जैसे कि आपका गर्मी हो जाता है, जैसे कि आपका बरसात हो जाता है ना। तो ये सारी ऋतुएं जो है आपको एक सामान्य अवस्था में देखने को मिलेगी। और यहाँ पर देखो सामान्य अवस्था का रीजन बताते हैं। जब कभी भी किसी भी जगह तापमान अगर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे देखने को आपको मिल रही है, मतलब आप समझिए कि वहाँ हर एक चीज़ें जो हैं आपको समान अवस्था में देखने को मिलेगी। तो यहाँ गर्मी के महीना में भी टेम्परेचर आपको कितना देखने को मिलता है? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे देखने को मिलता है। और वह क्षेत्र कौन सा है? तो ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र है। ये 5 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा किया गया था? तो कोपेन के द्वारा किया गया था। अब आप लोग कमेंट करके बताना प्यारे बच्चे, क्या आपको हर एक चीजें अच्छे से समझ में आई? आप इसको पॉइंट्स बाय पॉइंट्स नोट कर लोगे। देखो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, 5 नंबर के क्वेश्चन है, आपको 5 पेज नहीं लिखना है। आप उतने ही चीजों को लिखिए जो ऑथेंटिक हो, जो अच्छे से आपको नंबर दे सके, है ना। अनर्गल चीजें तो लिखने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, लेकिन आपको मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको वही चीजें पढ़ा रहा हूं, उतनी चीजें बता रहा हूं जो ऑथेंटिक है। अगर आप जिस तरीके से मैंने यहां पर पॉइंट्स बना के लिखा है, पॉइंट्स बना के लिखा, अगर एग्जाम में आप ऐसे पॉइंट्स बना के लिखते हो, आपके बढ़िया मार्क मिलने की पूरी संभावनाएं रहेगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब कभी भी आप पेपर देने जाते हैं प्यारे बच्चे, तो जैसे कि यहां पर पॉइंट्स मैंने बताया है, यहां पर देखिए जैसे ये लाइन मैंने लिखा है तो आपको ब्लैक पेन से लिखना है। यहां तक की जो लाइनें हैं ये इसे ब्लैक पेन में लिखना है, ये सारी लाइनें आपको ब्लू पेन से लिखना है। अगर आप इस तरीके का पेन का यूज करके लिखते हो एग्जामिनेशंस में तो आप बढ़िया मार्क गेन करोगे। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आपको ये पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर आपका जो अगला सवाल रहने वाला है क्या है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे। प्यारे बच्चे कहता है कि थार्नथ्वेट की जलवायु वर्गीकरण को संक्षेप में लिखे। पहले क्वेश्चंस में किसके बारे में पढ़ा हमने? कोपेन साहब के बारे में पढ़ा। अब कौन है भाई? तो अब है आपके थार्नथ्वेट। हाँ, ये भी एक भूगोलवेत्ता ही थे जो कि कहाँ के थे भाई? अमेरिका के थे, है ना। अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे और इनके द्वारा भी जलवायु को वर्गीकृत किया गया। अब सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण था वह क्या था?
थोड़ा सा समझाइए, इस पर चर्चा कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखो, हम अगर बात करते हैं थॉर्नथ्वेट की, तो थॉर्नथ्वेट भाई साहब जो थे, यह सबसे पहला एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता हुआ करते थे, जिन्होंने जलवायु को हम बात करें तो इन्होंने 2 विशिष्ट भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? कोपेन साहब कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। लेकिन ये भाई साहब जो है जलवायु को कितने भागों में बांटा? 2 विशिष्ट भागों में, यानी कि 2 बड़े बड़े भागों में बांटा। ठीक है, लेकिन देखो इनके जो वर्गीकरण थे उस पर कई सारे बातें आपको ऐसी देखने को मिलेगी जहां से ये खुद डाउट में रहते थे कि भाई जो मैंने वर्गीकरण किया क्या यह सही वर्गीकरण है ना। तो काफी बाद में जाकर इसको संशोधित भी करना पड़ता है, खुद संशोधित भी करते हैं। अब कैसे करते हैं चलिए आगे देखते हैं। तो इनके द्वारा जो ये 2 वर्गीकरण किया गया था, 2 विशिष्ट वर्गीकरण जलवायु का किया गया था, जिसमें पहला वर्गीकरण कब देखने को मिला? तो पहला वर्गीकरण इन्होंने 1931 से लेकर 1933 में, ठीक है, 1931 से लेकर 33 के बीच में इन्होंने प्रस्तुत किया। और दूसरा वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो 1948 में प्रस्तुत किया। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछी जा सकती है कि थॉर्नथ्वेट ने जो है, ठीक है, थॉर्नथ्वेट ने जो है अपना पहला जलवायु वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया? तो आप कहोगे सर 1931 से लेकर 1933 के बीच में। और दूसरा जो जलवायु वर्गीकरण था वह कब प्रस्तुत किया? तो 1948 में प्रस्तुत किया। क्लियर है? समझ में आ रही है? एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए कि सर इतनी बातें हमको अच्छे से समझ में आ गया। अब अगर बात करते हैं थॉर्नथ्वेट की, तो थॉर्नथ्वेट साहब जो है आगे चलकर, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इनके द्वारा जो जलवायु का वर्गीकरण किया गया था 2 भागों में, बाद में चलकर 1955 में इन्होंने जो है अपने वर्गीकरण को संशोधित किया। कब संशोधित किया भाई? 1955 में इन्होंने संशोधित किया। और संशोधित करने के दौरान जो है ये पाते हैं कि इनके द्वारा जो किया गया ये 2 विशिष्ट वर्गीकरण था, एक तरह से मानो कि ये दोनों ही समान मालूम पड़ता था, एक के जैसा मालूम पड़ता था। इसी के कारण जो है संशोधित करने की संभावना नौबत भी आई। क्या आई? संशोधित करने की नौबत भी आई इसी के कारण। अब लेकिन एक बात थी कि जब इसके वर्गीकरण को सूक्ष्मता की दृष्टि से देखा जाता था, यानी कि काफी करीब से देखने का प्रयास करते थे, काफी गहराई में जाकर जब देखने का प्रयास करते थे, तो इनके दोनों वर्गीकरण अलग अलग लगते थे। लेकिन अगर जनरली वैसे ही नॉर्मल तरीके से देखा जाता था तो ऐसा मालूम पड़ता था कि इनका जो क्लासिफिकेशन है, इनका जो वर्गीकरण है, ये दोनों ही लगभग सेम है। क्या भाई? दोनों ही लगभग सेम ही नजर आते थे। तो वैसी स्थिति में आकर जो है 1955 ईस्वी में थॉर्नथ्वेट ने क्या किया? तो अपने वर्गीकरण को संशोधित किया, है ना। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं थॉर्नथ्वेट की, तो प्रथम अंतर सन 1933 में किए गए वर्गीकरण में केवल पौधे की को ही मौसम विज्ञान का एक विशेष यंत्र माना था, और जिसकी सहायता से मौसम के तत्वों को प्राप्त करने की जानकारी जो मिली थी। देखो थॉर्नथ्वेट ने जो अपना वर्गीकरण दिया सबसे पहला 1931 से लेकर 1933 के बीच में, कब दिया? 1931 से लेकर 1933, 2 सालों के अंतराल में जो है इन्होंने अपना पहला वर्गीकरण दिया था जलवायु का, जिस आधार पर इन्होंने किसको आधार बनाया? तो पौधे को आधार बनाया। किसको आधार बनाया? पादप को आधार बनाया। और इसी पौधे के आधार पर ही मौसम के संबंध में जानकारी प्राप्त करते थे। समझ में आ रही है बात? पौधे से किसकी जानकारी प्राप्त करते थे? मौसम की जानकारी प्राप्त करते थे। और यह ऐसा कौन करने वाले थे? थॉर्नथ्वेट, ठीक है। लेकिन बाद में आकर क्या होता है, तो यही धारणाएं विकसित होती है और परिवर्तित भी होता है। सन 1948 में इनके द्वारा जो द्वितीय वर्गीकरण किया गया था, उस द्वितीय वर्गीकरण में पौधों को केवल प्राकृतिक साधन के रूप में माना गया। पौधों को किसके रूप में माना गया? देखो यहां पर मौसम विज्ञान के एक विशेष यंत्र के रूप में माना था, और यहां पर किसके रूप में माना? तो प्राकृतिक साधन के रूप में केवल माना, ठीक है, जो कि धरातल जल को क्या करता था? तो वाष्पीकरण के द्वारा जो है वायुमंडल में पहुंचाता था। पौधे अभी भी बहुत ज्यादा सहायक हैं। अभी भी आप देखते होंगे कि आज जो है वर्तमान की स्थितियों में आपको मौसम अनुकूल देखने को नहीं मिलता है, समय समय पर बारिश नहीं होती है। सर रीजन क्या है? तो एक लौता रीजन है पेड़ पौधों की अधिक मात्रा में कटाई होना। और पेड़ पौधे जो है क्या करते हैं? तो इस धरातल पर सभी चीजों को संतुलित करने का काम करती है, ठीक है। उसी प्रकार से यहां पर थॉर्नथ्वेट ने क्या करा था? तो थॉर्नथ्वेट जो 1948 में अपना दूसरा वर्गीकरण दिया, उसमें पौधे को एक प्राकृतिक संसाधन बताया, और प्राकृतिक साधन बताने के साथ साथ इन्होंने ये भी बताया कि यह धरातल पर जो जल है, जल के वाष्पीकरण में क्या होता है? सहायक होता है। और यह वाष्पीकरण के दौरान जो है वाष्पीकरण क्रिया के द्वारा जो है क्या करता है? जल को वायुमंडल में पहुंचाता है। समझ में आया? देखो आगे बात करें तो थॉर्नथ्वेट जो थे, इनके जलवायु वर्गीकरण में 3 तत्वों को प्रमुख रूप से स्थान दिया गया है। अब वह 3 तत्व कौन कौन से हैं? तो 3 तत्वों की जब बात करते हैं तो सबसे पहला तत्व निकल कर आता है, वह है वर्षा की प्रभाविता।
किसकी प्रभाविता? वर्षा की प्रभाविता। दूसरा है तापीय दक्षता। तापीय दक्षता, देखो वर्षा की प्रभाविता भी आपको पेड़ पौधों के अनुकूल ही देखने को मिलती है ना। पौधे की संख्याएं आज कमती जा रही है, इसलिए मौसम वातानुकूलित नहीं है, समय पर बारिश नहीं होती है, जब मन होता है तभी बारिश होती है। अधिक ठंडी के महीने में आपको अधिक ठंडी लगती है, गर्मी के महीने में अधिक गर्मी लगती है, मतलब सारा अनबैलेंस्ड हो गया है। और वही बात है, पेड़ पौधे के कारण तापीय दक्षता भी आपको देखने को मिलता है। आज पेड़ पौधे की कटाई हो रही है और दिनानुदिन क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है यह दिनानुदिन बढ़ती जा रही है। कभी आपको एक सामान्य अवस्था में 40 से 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर आपको देखने को मिलता था, आज यही टेम्परेचर 50 के एवरेज में होता है, 50 से अबव होता है। मतलब तापीय दक्षता भी आपको देखने को मिलता है। साथ में वर्षा का मौसम वितरण भी किसके द्वारा? तो थॉर्नथेट के क्लासिफिकेशन में इसको स्थान दिया गया है। ये 3 आधार माना गया है किसके? थॉर्नथेट के जलवायु वर्गीकरण के आधार के रूप में। अब अगर बात करते हैं थॉर्नथेट की, तो प्यारे बच्चे याद रखना, थॉर्नथेट ने विश्व के जलवायु वर्गीकरण में उपयुक्त 3 तत्वों को ही मुख्य माना है। और यह जो 3 तत्व है, वर्षा की प्रभाविता, तापीय दक्षता और वर्षा का मौसमी वितरण, इन तीनों के संयोग से इन्होंने 23 वर्गों को मान्यता दी है। कितने वर्गों को मान्यता दी है? 23 वर्गों को। और यदि हम इसका संपूर्ण अध्ययन करना चाहे, इसका संपूर्ण क्लासिफिकेशन करें, तो उप विभाजक के रूप में हम बात करें, किसके रूप में बात करें प्यारे बच्चे? उप विभाजक के रूप में बात करें तो इसमें टोटल 120 गो वर्ग तैयार हो जाता है। कितने वर्ग तैयार हो जाते हैं? 120 वर्ग तैयार हो जाते हैं। तो यह जलवायु क्लासिफिकेशन था किसके आधार पर? थॉर्नथेट के आधार पर। एक बार आप लोग कॉमेंट करके बताइए, क्या थॉर्नथेट का जलवायु क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया? यस टाइप कर दीजिए प्यारे बच्चे, फटाफट से यस टाइप कीजिए यदि आपको समझ में आया। नहीं समझ में आया सर नो टाइप करना फटाफट से प्यारे बच्चे। और अगर आपको क्लासेस हेल्पफुल लग रही है, आप लोग अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करते जाइए। अभी मैं आपको और भी क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ठीक है? तो शेयर करते जाइए, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लेना। आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, आपका जो आज का तीसरा प्रश्न रहने वाला है, वह तीसरा प्रश्न क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट, स्टार लगाओ, 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अब सवाल क्या है, जरा इस पर फोकस करते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है ज्योग्राफी का, वह है आर्द्रता क्या है। आर्द्रता की बात करते हैं प्यारे बच्चे, है ना। आर्द्रता जानते हो किसको कहते हैं? सर नहीं जानते हैं। आर्द्रता की जब बात करते हैं तो आर्द्रता जो होता है, यह हवा में जलवाष्प का मापन करता है। क्या करता है? हवा में जलवाष्प का मापक होता है। समझ में आई बात? हवा में जलवाष्प, हवा में जलवाष्प का माप क्या कहलाता है? तो आर्द्रता कहलाता है। अब जब बात करते हैं आर्द्रता की, तो मौसम विज्ञानी आमतौर पर वायुमंडल में जलवाष्प का वर्णन 2 अलग अलग तरीकों से करते रहे हैं। अब वो 2 अलग अलग तरीका क्या रहा है? तो पहला तो आपका क्या है? पूर्ण या निरपेक्ष आर्द्रता, और दूसरा क्या है? तो सापेक्ष आर्द्रता। अब देखो यहां पर निरपेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं? तो जब बात होती है निरपेक्ष आर्द्रता की, किसकी बात होती है प्यारे बच्चे? निरपेक्ष आर्द्रता की बात होती है, तो यह निश्चित समय तथा ताप पर हवा की एक विशेष मात्रा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा को क्या करता है? तो आकलित करता है। मतलब जो निरपेक्ष आर्द्रता है, जब भी हवा में जलवाष्प की मापन होती है, किसकी मापन होती है? जलवाष्प की मापन होती है, तो एक निश्चित समय में जितने तापमान पर क्या किया जाता है, एक निश्चित तापमान पर क्या किया जाता है, तो हवा की एक जब विशेष मात्रा का आकलन किया जाता है जलवाष्प में, तो उसी को प्यारे बच्चे क्या कहते हैं? उसी को हम लोग निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं या पूर्ण आर्द्रता कहते हैं। बट जब हम बात करते हैं सापेक्ष आर्द्रता की, तो जो सापेक्ष आर्द्रता होता है, यह वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा का वायु द्वारा धारण किए जाने वाले वाष्प की उच्चतम मात्रा होती है। ठीक है, देखो वहां पर जो चीजें थी पूर्ण या निरपेक्ष आर्द्रता में, हर एक चीजें क्या थी? तो हर एक चीजें जो है एक निश्चित मात्रा में थी। क्या थी? निश्चित मात्रा में थी। बट यहां पर चीजें निश्चित नहीं होती है, सापेक्ष आर्द्रता में चीजें निश्चित नहीं होती है। यहां पर डायरेक्टली आप याद रखोगे कि वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा होती है, उस मात्रा का वायु द्वारा धारण किए जाने वाले वाष्प की जो उच्चतम मात्रा होगी, वाष्प की अधिकतम जो मात्रा होगी, उसके अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? तो उसके अनुपात को सापेक्ष आर्द्रता कहेंगे। समझ में आया बात? चलो अब देखो, ये आर्द्रता जो है आखिर महत्वपूर्ण क्यों है?
जलवायु विज्ञान के लिए हम बात करें तो आखिर यह महत्वपूर्ण क्यों है? तो जलवायु विज्ञान में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। कहोगे सर कैसे? तो जैसे हम बात करते हैं जल की, किसकी बात करते हैं? जल यानी कि जलवाष्प, है ना। जलवाष्प की बात करते हैं तो जलवाष्प तुम देखते होगे जब पानी वाष्प बनकर हवा में उड़ती है तो यह आप इसका सिर्फ एक इसको महसूस कर सकते हो, नग्न आंखों से देखा नहीं जाता है। मतलब यह रंगहीन भी होता है, इसमें रंग भी नहीं होता है, क्योंकि रंग होगा तभी तो देख पाएंगे। रंगहीन होता है, साथ में प्यारे बच्चे गंधहीन होता है। गंधहीन कहने का मतलब जिसमें कोई गंध ही ना हो, क्योंकि देखो हमारे आसपास से गुजरने वाली कोई चीज़ें जिसमें गंध हो तो आप उसको पता कर सकते हो कि देखो क्या है, तो ये फन्ने चीज़ों का यहाँ से क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। लेकिन जलवाष्प में तो ये गंध भी नहीं होता और यह स्वादहीन भी होता है, ठीक है। इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है, जिसको हम क्या कर पाते हैं, इन सभी गुणों के कारण देख ही नहीं पाते हैं। जब तक उसमें रंग नहीं होगा, एक विशेष रंग नहीं होगा, हम देख नहीं पाएंगे। जब तक कोई गंध नहीं होगा, उसके बारे में उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। स्वाद नहीं होगा, फिर उसके बारे में पता नहीं चल पाएगा, तो हम उसको देख नहीं पाते हैं। और जब देख नहीं पाते हैं तो वायुमंडल में जब विशेष परिस्थितियों में जलवाष्प की अवस्था में क्या होता है, जल जो है या वाष्प की अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो वह ठोस तथा तरल अवस्था धारण करती है। अब ठोस या तरल अवस्थाएं क्या है? जैसे कि आप ओस देखते हो, क्या देखते हो प्यारे बच्चे? ओस, है ना, जिसको हम लोग शीत कहते हैं, ठंडी के महीना में आपको देखने को मिलता होगा। यह सब किसके कारण देखने को मिलता है? जलवाष्प के कारण ही देखने को मिलता है। किसके कारण देखने को मिलता है? जलवाष्प के कारण देखने को मिलता है। तो ओस, इसके साथ साथ पाला, मेघ, है ना, जलवाष्प के कारण ही क्या होता है, जल चक्रण के कारण ही आसमान में बादल बन पाते हैं। और जब बादल बन पाते हैं मेघ लगती है, बारिश होता है, कोहरा की स्थिति भी आपको देखने को मिलती है, हिमवृष्टि भी देखने को मिलता है, ठीक है, जहां वज्रपात हिमपात होता है ना। तो ये सारी स्थिति आपको किसके कारण देखने को मिलती है? तो आप कहोगे सर आर्द्रता के कारण देखने को मिलती है। तो इन सभी कारणों से क्या हो जाता है, आर्द्रता काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप आर्द्रता के बारे में समझ गए होंगे कि आखिर आर्द्रता क्या होता है, ठीक है। आर्द्रता क्या होता है या क्यों आवश्यक होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में आप समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे फटाफट से। तो आपका जो अगला प्रश्न रहने वाला है आज के इस क्लास का, देखो अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि ज्वार भाटा पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। मोस्ट वीवीआई लगाइए इस क्वेश्चन को भी, मोस्ट वीवीआई, ज्वार भाटा। समझो ध्यान से, ज्वार एक तो नाम है यहां ज्वार और दूसरा नाम है यहां भाटा, दो नाम है, ज्वार और भाटा। यह दोनों को हम अच्छे तरीके से समझेंगे, ज्वार क्या होता है, भाटा क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आप ज्वार भाटा को एक साथ समझ लीजिए, फिर इसको अलग अलग से समझेंगे। यह एक वैसी घटना है प्यारे बच्चे, क्या है, ज्वार भाटा एक ऐसी घटना है जो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह भाई साहब गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। पृथ्वी में, है ना, पृथ्वी जो जिस बल के कारण क्या कर पाती है, इस पृथ्वी पर सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में रख पाती है, बैलेंस्ड रख पाती है, वह बल कौन सा है? तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स है, आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। तो एक तो गुरुत्वाकर्षण बल, साथ में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरों में जो जल की स्तर में परिवर्तन आता है, किसके कारण? तो सूर्य और चंद्रमा में जो आकर्षण करने की क्षमता है, उसकी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो महासागरों में, सागरों में, तालाबों में, है ना, नदियों में क्या होता है, तो उसके जल स्तर में जब परिवर्तन देखने को मिलता है, जल स्तर में परिवर्तन को आगे अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप ध्यान रखिए कि जल स्तर में जो परिवर्तन देखने को मिलता है उसी को ज्वार भाटा कहा जाता है। अब जल स्तर में परिवर्तन कैसे होता है? जल स्तर का जो परिवर्तन की बात है, तो प्यारे बच्चे जब भी ज्वार भाटा महासागरों में आता है तो जल का स्तर क्या होता है, जल का स्तर घटता है, बढ़ता है। यानी कि कभी जल के स्तर ऊंचे उठ जाएंगे, कभी ये जल के स्तर नीचे गिर जाती है, फिर ये जल के स्तर उठ जाता है, फिर नीचे गिर जाता है। यही परिस्थितियां जो है यह ज्वार भाटा कहलाती है। अब देखो ज्वार भाटा की बात करते हैं तो यहां से सीधा सीधा सामने एक बात निकल कर आता है। वह बात क्या निकल कर आता है? तो देखो
यहां पर परिस्थितियां क्या हुई थी, पहले ये जल का स्तर ऊंचा उठा, फिर ये भाई साहब नीचे गया, फिर ये ऊपर उठा, फिर नीचे आया। तो ये जो ऊपर उठने की प्रक्रिया है, जलों के स्तर को ऊपर उठने की जो प्रक्रिया आपको देखने को मिल रही है, यही प्रक्रिया ज्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? सागरों में जब जल का स्तर ऊंचा उठ जाता है तो वह स्थिति ज्वार कहलाता है। लेकिन जब यह स्थिति नीचे की तरफ गिर जाती है, जल का स्तर नीचे गिर जाता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? महासागरों में भाटा कहलाती है। तो अब आपको उम्मीद करता हूं ज्वार क्या है, भाटा क्या है, ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। नदियों, सागरों, महासागरों में जल के स्तर का ऊंचा उठना ज्वार कहलाता है, जल के स्तर का नीचा गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। इतनी बातें समझ में आया। इसके बाद बात करें प्यारे बच्चे, तो देखो जब भी जल का स्तर ऊंचा नीचा उठेगा ऐसे, तो इसमें क्या होता है, एक यहां देखिए ये तरंग की तरह बन रहा है। क्या बन रहा है? तरंग की तरह बन रहा है, ठीक है। वेव निकल कर आ रहा है यहां से। तो यह जो वेव होगा, यह वेव क्या कहलाएगा? तो आपका ज्वारीय तरंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चे? ज्वारीय तरंग। इससे उत्पन्न होने वाला तरंग क्या कहलाता है? ज्वारीय तरंग कहलाता है। इतनी बातें समझ में आ गया। चलो आगे बात करते हैं। तो इसके रीजंस को भी मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यह किसके कारण होता है। भाई साहब गुरुत्वाकर्षण की शक्तियों के कारण, और इसके साथ साथ जो है सूर्य और चंद्रमा में जो आकर्षण करने की क्षमता है उसके कारण उत्पन्न होता है। लेकिन कैसे होता है, सवाल यह भी बन सकता है ना। आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर इतनी बातें ठीक है, मान लिया मैंने, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो या सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण हो, बट कैसे, हाउ इज दैट, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं। चलो समझो। देखो जब भी सागरों की बात होती है, किसकी बात होती है? सागरों की बात होती है, तो फर्स्टली हम बात करते हैं पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है सभी चीजों को अपने में चिपकाए रखती है। क्या रखती है भाई? चिपकाए हुए रखती है। लेकिन जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सामने में, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के सामने में कम होना शुरू हो जाए, है ना। क्या होना शुरू हो जाए? कम होना शुरू हो जाए। जब कभी भी सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, वैसी स्थिति में यह ज्वार भाटा की घटना देखने को मिलती है। तो कहोगे कि सर जब गुरुत्वाकर्षण का बल सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी से ज्यादा हो जाएगा तो हमरो सबको ना सूर्य और चंद्रमा ऊपर खींच लेगा, जैसे पानी के स्तर को ऊपर खींच लेता है, हमरो सबको खींच सकता है। देखो यह जो आपके गुरुत्वाकर्षण की बात है, सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की बात है प्यारे बच्चे, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है यह सभी जगह समान रूप से कार्य नहीं करता है। सभी जगह समान रूप से कार्य नहीं करता है। यह जनरली अधिक मात्रा में आपको सागरों और महासागरों में आपको देखने को मिलेगा, है ना। सागरों और महासागरों पर इसका प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। इसका प्रभाव जो है हम लोगों पर भी देखने को मिलता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं कि वह क्या कर सके, तो हमें भी अपनी तरफ क्या कर सके, आकर्षित कर सके। इसलिए यह स्थितियां कहां देखने को मिलती है, तो विशेषता आपको सागरों और महासागरों में ही देखने को मिलती है। उम्मीद करता हूं आप ज्वार भाटा की इतनी सारी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार कमेंट करके बताइएगा प्यारे बच्चे, आपको महासागरों में उत्पन्न होने वाली ज्वार भाटा के बारे में समझ में आया? एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट से। फिर अगर हम बात करते हैं इस ज्वार भाटा की, तो देखो ज्वार भाटा भी जो है यह सागर और महासागर में भी कई स्थितियों में आता है। जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे महासागर, सागर आपने देखा होगा जिसमें तट होता है। क्या होता है? तट होता है ना। तट होता है या यह बंद होता है ना। क्या होता है? बंद होता है, ठीक है। तो वैसी स्थितियां जहां पर तटों के साथ महासागर हो, बंद अवस्था में हो, तो उस जगहों पर आपको ज्वार भाटा ज्यादा देखने को मिलता है ना। यहां पर ज्वार भाटा की जो है, ज्वार भाटा की स्थिति क्या देखने को मिलती है, इसका प्रभाव जो है यह काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। लेकिन अगर वही सागर और महासागर खुली अवस्था में हो, किस अवस्था में हो? खुली अवस्था में हो, तो यहां पर क्या होगा, जैसे ही लहरें उठेगी तो क्या होगा, लहर उठेगा तो यह लहर जो है फैल जाएगा। तो जब चारों तरफ फैल जाएगा, खुला है तो फैल जाएगा, और खुला है तो फैलने के कारण जो है इसका प्रभाव यहां पर कम देखने को मिलेगा। समझ में आया बात? तो ज्वार भाटा का प्रभाव जो है किन जगहों पर, कैसी स्थितियों में अधिक देखने को मिलती है और कहां कम देखने को मिलता है। जहां पर आपको बंद सागर देखेंगे, जहां पर आपको जो है तटीय सागर दिखेगा, वहां पर ज्वार भाटा अधिक, और जहां पर खुली दिखेगी वहां पर ज्वार भाटा
कम होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। चलो अब यहां पर ज्वार भाटा की कुछ और बातों को याद रखते हैं। तो आप याद रखोगे कि जो ज्वार भाटा है प्यारे बच्चे, यह ज्वार भाटा हर जगह समान रूप से नहीं आता है, हर जगह एक ही समय पे नहीं आता है, अलग अलग जगहों पर यह अलग अलग समय में आपको देखने को मिलता है। जैसे हमारे भारत में अगर कहीं देखने को मिलता है तो आज अगर मान लो अभी देखने को मिलती है तो कल को जो है यह दूसरी जगह पर देखने को मिलेगी। ऐसी स्थितियां आती है। ज्वार भाटा कभी भी एक साथ जो है अनेकों जगहों पर नहीं आती है, अलग अलग जगहों पर जो है अलग अलग समय में देखने को मिलती है। और यह प्रक्रिया जब भी होती है, या प्यारे बच्चे याद रखिएगा, यह दिन में 2 बार होता है। कितने बार होता है? दिन में, एक दिन में 2 बार यह घटनाएं उत्पन्न होती है ज्वार भाटा की। ठीक है, ये ज्वार भाटा से संबंधित जानकारी थी। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ज्वार भाटा से संबंधित ये सारी जानकारियां अच्छे से क्लियर हो गई। फटाफट से आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए, नहीं समझ में आया नो टाइप कीजिएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बताइए आपको ज्वार भाटा के बारे में समझ में आया कि नहीं। आगे बढ़े, चलो अगले प्रश्न पर देखते हैं। तो आपका जो प्यारे बच्चे अगला प्रश्न रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लल्लन टॉप क्वेश्चन है, स्टार लगाइएगा इस पर भी, ये भी छप सकता है क्वेश्चंस। एक सुंदर सा अंतर आपसे पूछा गया है। सर क्वेश्चंस क्या कहता है? लहर और जलधारा के बीच में क्या अंतर है? हो गया, लहर और जलधारा, कहने का तो मतलब दोनों का एक ही लग रहा है, लहर भी यही है, जलधारा भी यही है ना, लेकिन अंतर होता है। क्या अंतर होता है? चलिए समझते हैं लहर और जलधारा के बीच में। तो जब बात करते हैं लहर की, किसकी बात करते हैं? लहर की जब बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो याद रखना लहर जो होता है यह समुद्र जल पर आपको देखने को मिलेगा, और यह एक ही स्थान पर ऊपर नीचे देखने को मिलता है। एक ही स्थान पर यह ऊपर नीचे उठती रहती है ना। लहरें जो होता है क्या होता है? एक ही स्थान पर ऊपर नीचे देखने को मिलती है। लेकिन जलधारा की जब बात होती है, किसकी बात हो रही है? जलधारा की जब मैं बात करूं तो जलधारा यह क्या होता है? तो आपको सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक यह बहती हुई नजर आती है ना, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक यह धाराएं बहती हुई चली जाती है। तो यह पहला अंतर था जलधारा और लहर के बीच में। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो डिफरेंस हो जाएगा आपका, दूसरा डिफरेंस क्या है? तो जो लहर होता है, यह लहर के चलने की, यानी कि लहर की जो गति होती है, इसकी गति और इसका दिशा जो है यह बिल्कुल निश्चित नहीं होता है कि यह किस दिशा में उठेगा। यह कभी ऐसे उठ सकता है, कभी ऐसे। नहीं देखते हो जैसे मान लीजिए आप अगर समुद्र के पास, महासागर के पास नहीं गए हैं तो आपने कभी ना कभी बाढ़ तो देखा होगा, है ना, बाढ़ देखा होगा। बाढ़ की पानी की जो लहरें उठती रहती है, बाढ़ की पानी की जो लहरें उठती रहती है, ये हमें पता नहीं होता है कि क्या ये अभी इधर छलांग लगाएगा या अभी इधर छलांग लगाएगा, या किसी भी दिशा में किसी भी गति से छलांग लगा सकता है। बट आपकी जो जलधारा है, जलधारा में आपको यह स्थिति जो है यह निश्चित देखने को मिलती है। जलधारा की गति और जलधारा की दिशा जो है यह निश्चित होता है। जब धाराएं बह रही है इस दिशा में तो यह इसी दिशा में बहती हुई चली जाएगी। अगर ये धाराएं इधर को बहने लगी, इसी दिशा में बहते हुए चली जाएगी। जिस गति में बह रही है उसी गति में बहते चली जाएगी। गति बढ़ेगी तो उसकी सामान्य गति जो है यह हर जगह बढ़ेगी, है ना। तो ऐसी स्थितियां आपको कहां पर? जलधारा में देखने को मिलती है। फिर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चे तीसरे पॉइंट्स की, तो आपका जो तीसरा पॉइंट्स है वह लहर में देखिए। तो लहर का जो है, लहर यह वायु के थपेरे से उत्पन्न होता है। लहर जो है यह क्या होता है? वायु के थपेरे, मतलब वायु के प्रभाव से, वायु लहर जो उठती है यह वायु के प्रभाव से उठती है। किससे उठती है प्यारे बच्चे? वायु के प्रभाव से उठती है। लेकिन आपकी जो जलधारा है, आपकी जो क्या है, जलधारा की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो यह पृथ्वी के घूर्णन से, ठीक है, पृथ्वी के घूर्णन और जल के तापमान में विभिन्नता के कारण देखने को मिलता है। यह आपके क्या है? जलधारा के संबंध में जानकारी थी। फिर अगर बात करते हैं देखो लहर की, तो जब लहर की बात हो रही है तो लहर देखो क्या होता है, जब कभी भी भूकंप की स्थिति बने, किसकी स्थिति बने? भूकंप की स्थिति बने, या ज्वालामुखी की स्थिति बने, किसकी स्थिति बने? ज्वालामुखी की स्थिति बने। तो वैसी स्थिति में अगर लहरें उठती है महासागरों में, सागरों में, समुद्रों में, तो कई बार ये लहर जो है काफी विनाशकारी हो जाता है। जैसे हम सुनामी की बात करते हैं, भाई सुनामी आता है, क्या होता है? सुनामी आता है पूरी एकदम सारी चीज़ों को ध्वस्त कर देता है। तो यही है भाई साहब, जब समुद्रों में भूकंप आता है उसी को सुनामी कहते हैं। क्या कहते हैं? समुद्रों में भूकंप आता है, ज्वालामुखी निकलती है, वही सुनामी कहलाता है। तो प्यारे बच्चे जब कभी भी यह समुद्र में आता है तो यह क्या होता है? बहुत विनाशकारी होता है। लेकिन जलधारा जो है यह विनाशकारी नहीं होता है। जलधारा जो है यह विनाशकारी नहीं होता है। यह क्या होता है? तो सदैव जो शांत अवस्था में जो है बहती चली जाती है। हमेशा जब बह रही है तो बह रही है ना, बह रही है तो बह रही है।
चाहे भूकंप की स्थिति आ जाए, चाहे या फिर क्या कहते हैं आपके क्या कहते हैं तो आपकी ज्वालामुखी की स्थिति आ जाए। चलो आगे बात करते हैं 5वें पॉइंट्स की। तो 5वां पॉइंट जो निकल कर आता है, सिंपली याद रखिएगा, जलधारा का जो स्तर है, जलधारा जो है या जल क्या होता है, तो यह जल के ऊपरी सतह पर ही आपको देखने को मिलती है। जल के ऊपरी सतह पर ही आपको क्या देखने को मिलेगी, सॉरी लहरें आपको जल के ऊपरी सतह पर, ठीक है, लहरें जो है वो आपको जल के ऊपरी सतह पर देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं पर जब बात करते हैं जलधारा की, तो जलधारा जो है यह आपको एक स्पष्ट रूप से चलती हुई दिखाई देती है। दिखाई देती है कि नहीं, बताइए फटाफट से। जलधारा जो है प्यारे बच्चे यह स्पष्ट रूप से आपको चलती हुई दिखाई देती है। तो यह डिफरेंस किसके किसके बीच था, लहर और जलधारा के बीच। किसके बीच अंतर था प्यारे बच्चे, लहर और जलधारा के बीच, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको अच्छे से याद कर लेना, नोट कर लीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली अगर क्लास हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सारे बच्चे को हेल्प मिल सके। विशेष ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, आपको 3 से 4 इसी तरीके के शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप आराम से परीक्षा में कवर कर पाओगे, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों के साथ अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।